friends, welcome on Yourpedia and ECP, and this particular video is related to subjective question for Assistant Environment Engineer exam in हरियाणा। आपका रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी। आपका मेंस का जो प्रीलिम हुआ था उसका मेंस के लिए रिजल्ट आने वाला है और बहुत कम बच्चों ने प्री दिया है। दैट मीन्स 25% स्टूडेंट्स ने मेरे को लगता है प्री दिया है। सिलेबस देख के शायद बच्चे डर गए थे, सिलेबस बड़ा भयंकर वाला सिलेबस था, लेकिन नंबर आपको सीट्स तो जितनी हैं उतनी तो उनको फिल करनी है। अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो कम स्कोर पे सिलेक्शन होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेज है तुम्हारा वो है सब्जेक्टिव। और फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन जो है ना, वो सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन लिख के क्वेश्चंस को कर करके ही तुम्हें प्रैक्टिस उसकी होगी। अगेन यहाँ पे भी कई बच्चे डरेंगे, घबराएंगे और तैयारी छोड़ देंगे। मेरी आपसे एडवाइस है कि आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करो। योरपीडिया ने या ईसीपी ने जो आपको डॉक्यूमेंट दे रखा है पूरे असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के जो सिलेबस है उसका, वो काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सफिशिएंट है, क्वेश्चन पेपर कहीं से भी आ सकता है। जब आपका सिलेबस ही उन्होंने बहुत मतलब अजीब सा बनाया है तो प्रेडिक्ट करना कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेगा वो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आप बाकियों से अच्छा तैयार करके जाओगे, जितना भी तैयार करके जाओगे, मैटर वही करेगा कि आपने बाकियों से अच्छा किया हो, सो दैट आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए और फिर बाद में इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। ये जो मेरा आज का जो लेक्चर है ये आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक सब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैंने इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो होते हैं, बॉर्डन ट्यूब होते हैं, डायफ्रागम, बेलोज वगैरह होते हैं, तो इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर पे कैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बनाएगा और आपसे क्या एक्सपेक्टेड होता है कि आपने किस तरीके से उसका आंसर लिखना है, उसके ऊपर बना हुआ है। और ईसीपी में, योरपीडिया में आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है और फिर जो मेंटर हैं वो आपको करेक्ट करेंगे और बताएंगे कि आपकी मिस्टेक, गलती कहाँ पे है। जैसे अगर मेरे को इसका क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, दैट नेम सम इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर यूज टू मेजर प्रेशर। इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स के नाम बताओ और वो जो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटेंस टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है और बॉर्डन ट्यूब की वर्किंग को एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने बेसिकली एक क्वेश्चन को 2-3 पार्ट्स उसके डिवाइड कर दिए। अब इसमें सबसे पहले जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर जब आपने देखा तो पहले आपको प्रेशर ट्रांसड्यूसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए होता क्या है। उसके बाद आपने इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर के बारे में बताया। तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर एक मेजरिंग डिवाइस है जो प्रेशर को किसी सिग्नल में कन्वर्ट करती है। प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं इनको, लेकिन प्रेशर को मेजर करते हैं किसी और फॉर्म में। प्रेशर को मेजर करते हैं आप, जैसे हम जानते हैं प्रेशर को हम टेम्परेचर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, डायमेंशन चेंज की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। यहाँ जो ट्रांसड्यूसर है वो प्रेशर जैसे अप्लाई होगा तो उसका एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाएगा। और प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो उसके नॉर्मली 2 कंपोनेंट, 2 फॉर्म से होता है। एक जो इलास्टिक मटेरियल लगा होता है उसमें, इसीलिए इसको इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, जो जैसे प्रेशर लगाते हैं वो डिफॉर्म हो जाता है और वो जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो इस डिफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लेता है। तो इलास्टिक पार्ट का मतलब है कि जब आप प्रेशर लगाओगे तो इलास्टिसिटी का मतलब है अपनी शेप को डिफॉर्म करना और प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस किया जाएगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब इसके अलग अलग वर्जन हैं। तो ये जो इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर के नाम आप देख रहे हैं, बॉर्डन ट्यूब, पिस्टन टाइप, डायफ्रागम, बिलोज, ये किस बेस पे हैं कि कौन से शेप का और साइज का हमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर यूज करना है, कितना रेंज हमें मेजर करनी है प्रेशर की, क्या उसकी शेप होनी चाहिए। तो अलग अलग एप्लीकेशन के बेस पे हमारे पास अलग अलग प्रेशर, इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर हैं। इनके नाम आपको याद करने चाहिए। और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो यूज होती हैं इलास्टिक मटेरियल के साथ, जैसे हमने देखा इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर में 2 कंपोनेंट हैं, एक इलास्टिक कंपोनेंट है और दूसरा जिसमें डिफॉर्मेशन आएगा और दूसरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो है रेजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में, जो आप इलेक्ट्रिक पढ़ते थे, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स पढ़ते थे 11th-12th में, उसमें आपने पढ़ा हुआ है। तो रेजिस्टिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो होता है वो बेसिकली स्ट्रेन गेजेस को यूज करता है जो डिफॉर्मेशन मटेरियल के साथ बेसिकली जुड़े होते हैं। स्ट्रेन गेजेस का मतलब होता है कि जिसमें गेजेस जिनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, डिफॉर्मेशन आएगा तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, उनको स्ट्रेन गेजेस बोलते हैं।
और कोई भी चेंज डिफॉर्मेशन में जो होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को चेंज कर देती है। कि जैसे हम जानते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस लेंथ और रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे तो वो ये होता है रो एल ओवर ए। रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब जैसे से लेंथ चेंज होगी रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। अब यहां पे ये जो आपका रेजिस्टिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर है ये स्ट्रेन गेजेस यूज करता है, जिसका मतलब ये है कि जैसे से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी वैसे वैसे स्ट्रेन गेज की लेंथ चेंज होगी, जैसे से स्ट्रेन गेज की लेंथ चेंज होगी रेजिस्टेंस चेंज होगा, जैसे से रेजिस्टेंस चेंज होगा। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज भी किया हुआ है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका एक बैलेंस्ड होता है एक अनबैलेंस्ड होता है, और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता है। इसमें आपके 4 रेजिस्टेंस होते हैं R1, R2, R3, R4। अगर तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है देन गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पर रहेगी, कोई वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है। अगर मेरा रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हुआ तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ जाएगी और मेरे को पता लग जाएगा कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ। अब इसका रिवर्स लो, रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज चेंज करेगा, प्रेशर लगाओगे, प्रेशर लगाने से रेजिस्टेंस की लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी तो करंट चेंज होगा, और करंट चेंज को मैं मेजर कर सकता हूं कि कितना करंट चेंज हुआ, कितनी डिफ्लेक्शन आई, एंड अकॉर्डिंगली मैं प्रेशर मेजर कर सकता हूं। तो बेसिकली प्रेशर ने कुछ चीज को चेंज किया, जिसको चेंज किया वो रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के चेंज को मैंने प्रोपोर्शनली मैंने करंट की चेंज में मेजर कर लिया एंड मैं प्रेशर को मेजर कर पाया। ये है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर। उसी तरीके से कैपेसिटेंस टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनमें चेंज इन कैपेसिटेंस को हम मेजर कर सकते हैं और उसकी टर्म में हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। इंडक्टिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी कुछ ऐसा होता है और उसमें भी हम एक फेरोमैग्नेटिक कोर होती है जिसकी लीनियर मूवमेंट को हम बेसिकली मेजर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि कितनी तरह के आपके ये थे, जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का। तीसरा जो बॉर्डन ट्यूब है उसकी वर्किंग को आप एक्सप्लेन कर दो। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता क्या है, प्रेशर ये क्या है, इलास्टिक टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो ये एक बेसिकली इसकी एडवांटेज ये है कि बहुत कॉस्टली नहीं होता, चीप होता है, और ये प्रेशर को मेजर करने के लिए लिक्विड और गैसियस फ्लूइड्स में, क्योंकि प्रेशर एक ऐसी टर्म है जो ओनली फ्लूइड्स, गैस और लिक्विड्स के लिए ही बेसिकली सिग्निफिकेंस उसका होता है, सॉलिड्स में प्रेशर नहीं होता। तो आपको अगर एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाना पड़े, अब इसकी प्रैक्टिस करो कि अगर वो बॉर्डन ट्यूब के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप बॉर्डन ट्यूब रफली बना सको। वहां पे एक सर्कल बनाना है, छोटा सा आपको गियर मैकेनिज्म बनाना है, एक नीडल बनानी है, और यहां से आप सॉकेट के थ्रू प्रेशर, जो लिक्विड या गैस है उसका प्रेशर भेजोगे, और ये जो आपका एक टिप है ये इसमें मोशन आएगा, मूव करेगी। जैसे जैसे आप अंदर गैस भेजोगे, ये इलास्टिक का मटेरियल होता है, जैसे आप बैलून में जैसे जैसे हवा भरते हो तो बैलून स्प्रेड होता है, वैसे ही बॉर्डन ट्यूब भी स्प्रेड होती है। ये आपने थोड़ा सा इसको पढ़ा, इसमें टर्म्स पढ़ ली आपने, स्प्रिंग क्या है, पिवट क्या है, सॉकेट क्या है, ये चीजें आपने पढ़ ली, और फिर आपने ये इसका डायग्राम बना दिया। एलिप्टिकल ट्यूब होती है ये, सर्कुलर नहीं होती, ये एलिप्टिकल होती है, और बेसिकली ये अटेम्प्ट करती है कि इसका एक क्रॉस सेक्शन बन जाए जो सर्कुलर हो जाए, और स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, तो इसका जो फ्री एंड है वो मूव करता है और उसी की मूवमेंट के टर्म में हम प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। और वर्किंग प्रिंसिपल इसका जो लिखा हुआ है ये वर्किंग प्रिंसिपल है, जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं और उनकी टर्म में हम ये सब चीज़ को मेजर करते हैं। और भी डायग्राम, कुछ डायग्राम्स हैं जो आप ध्यान में रखना, उन डायग्राम्स की टर्म में हम मेजर कर सकते हैं ये सारे के सारे प्रेशर्स को। कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं इसमें और कितने प्रेशर तक इन मटेरियल को यूज किया जा सकता है, ये आपके हेलिकल स्पाइरल टाइप बॉर्डन ट्यूब्स होती हैं, और प्रेशर को 7000 बार तक, 7 किलो बार तक प्रेशर को इसको मेजर कर सकते हैं। और मटेरियल जो होता है कॉपर वाला, स्टेनलेस स्टील और मोनल मटेरियल का ऐसा बना होता है। तो आपको थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस फ्रेंड्स करनी पड़ेगी, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस दे दें और आप उनको आंसर लिखो, सब्जेक्टिव आंसर लिखो, फिर हम चेक करके बताएं कि आपने लिखा जो है वो ठीक लिखा है कि नहीं। मेरे को लगता है काफ़ी नंबर
आप इसी तरीके से ले सकते हैं कि जैसा आपकी राइटिंग है, अगर साफ साफ लिखा है, डायग्राम बनाए हैं, पॉइंट वाइज कोई चीज़ें आपने लिखी हैं, अगर कहीं पे पॉइंट की फॉर्म में लिखना पड़े तो वहाँ पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, 1 2 3 लिखना है, 1 1 2 3 लिखना है, जहाँ टेबल बना सकते हो वहाँ टेबल बनाना है, जहाँ डायग्राम बना सकते हो वहाँ डायग्राम बनाना है, जहाँ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी दे सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो वहाँ हेडिंग लिखना है, जैसे प्रेशर ट्रांसड्यूसर एक हेडिंग लिखा है, फिर अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। तो जिस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि वो तुम्हें कितने मार्क्स देगा। और क्योंकि जॉब के लिए तुम्हें हर नंबर के लिए फाइट करनी चाहिए, इसलिए आप अच्छे तरीके से लिखना स्टार्ट करोगे तो आई एम वेरी श्योर आपको उसमें बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ और क्वेश्चंस को लिखने की ट्राई करें सो दैट आपका अच्छे मार्क्स इसमें बने। थैंक यू।